65 साला करीम बख्श के इस खेत में कभी हरियाली लहलहाती थी, फिर उन्हें ज़ियाबतस या शुगर की बीमारी हो गई। देखते ही देखते इस मर्ज ने उन्हें माजूर और उनके खलियानों को वीरान कर दिया। आमदनी का अब कोई जरिया नहीं है। मैंने जो ज़मीन ठेके पर दी थी उसके बदले मुझे गंदम मिल चुकी है, अब और कुछ बाकी नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अल्सर के बायस आज़ा का कट जाना मुस्तकिल हल नहीं। 1/3 पेशेंट्स को हमेशा एक और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। करीम का दूसरा पाँव जो है उसमें भी अल्सर देखा जा सकता है। करीम, आप इसका इलाज कब करवाएंगे? मसनूई टांग लगवाने के बाद सोचूंगा। करीम अपना मजीद इलाज कराने के लिए झिझक रहे हैं। यही सबसे बड़ा मसला है। लोग अपना इलाज तब करवाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। पाकिस्तान में ज़ियाबतस एक बढ़ता हुआ समाजी और माशी मसला बन चुका है, और ये मसला सिर्फ मरीजों तक महदूद नहीं। पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम तसल्ली बख्श नहीं और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। 2017 के कौमी सेहत सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स ज़ियाबतस के मर्ज में मुब्तला है, अंदाजों से कहीं ज़्यादा। लोगों को ये आगाही दें कि अगर आपका पैर किसी भी तरह से डैमेज होता है या उस पर ज़ख़म बनता है तो आप अपने मौलिज से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि उस अवेयरनेस की वजह से हम लोगों को बचा सकें उनके पैर कटने से। ज़ियाबतस से मुतल्लिक आगाही के लिए कौमी सतह पर कुछ डॉक्टर्स दूर दराज इलाकों में जाकर ट्रक्स के जरिए ज़रूरी मालूमात और फ्री चेकअप की सहूलियत फराहम कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं। और ये मसला सिर्फ देही इलाकों तक महदूद नहीं। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में मलिक नवीद हस्पताल से छुट्टी के मुंतज़िर हैं। अब तक उनके 11 ऑपरेशन हो चुके हैं और आखिरी ऑपरेशन में उनके दाएं घुटने के नीचे से पूरी टांग काटनी पड़ी। मुझे नहीं समझ लगती, मैंने अपनी मेडिसिन खानी है या अपने बच्चों का अखराजात पूरा करने हैं। कभी इससे ऐसा होता है ना वो पूरा होता है ना वो पूरा होता है। पुरानी इमारतों में मलबा खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाले मलिक नवीद ने ज़ियाबतस से मुतासरा टांग के इलाज में अपना सब कुछ बेच दिया। अब उनके पास मसनूई टांग लगवाने के भी पैसे नहीं। उनकी हुकूमत से अपील है कि सस्ते इलाज के साथ अगर ज़ियाबतस के मरीजों की ऑपरेशन के बाद बहाली का भी इंतज़ाम किया जाए तो उन जैसे अफराद माजूरी की ज़िंदगी गुजारने के बजाय माशरे का मस्बत हिस्सा बन सकेंगे। हिना सईद, BBC न्यूज़, लाहौर। और इसी बारे में आपसे कुछ देर पहले मैंने कराची में मुकीम डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबीन नाज मसूद से बात की और सबसे पहले उनसे पूछा कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों को ये बहुत देर में पता चलता है कि वो ज़ियाबतस से मुतासिर हैं, बात माजूर होने तक पहुंच जाती है। तो क्या इस मरज़ को जल्दी पकड़ा जा सकता है? कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनका होना इस तरफ इशारा करता है? जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक ये बात बताऊं कि इस वक्त दुनिया में 425 मिलियन लोग डायबिटीज़ के मर्ज से शिकार हैं और इनमें से आधे वो हैं जिन्हें कि पता ही नहीं है कि उन्हें ज़ियाबतीस का मर्ज़ है। अब इसमें अलामात जहाँ तक है तो डायबिटीज़ जैसे 3 तरह की डायबिटीज़ है। तो अगर टाइप 1 जो है वो बच्चे को होती है, उसमें तो ये अलामात होती है कि ज़्यादा पेशाब का आना, ज़्यादा प्यास लगना और वज़न का बहुत तेज़ी से गिर जाना। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली कोई अलामात नहीं होती हैं शुरू में, यानी 5 साल तक तो कोई पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज़ है या नहीं है, जब तक कि आप अपने खून में शुगर का टेस्ट ना कराएं। इसी तरीके से जो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है, जो हमल के दौरान डायबिटीज़ होती है, उसमें भी कोई अलामात ख़ास नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बात को एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखते हुए हर चौथा बंदा इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार है। तो इस सूरत हाल में हमें ये चाहिए कि हर साल कम से कम एक दफ़ा अपने खून में शुगर का टेस्ट करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आमतौर पर सुनने में आता है कि मीठा ना खाओ, शुगर हो जाएगी। तो क्या वाकई जो हमारा डाइट है, यानी जो हम खाते पीते हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस पर बहुत बड़ी हद तक इन्हिसार है? आपको डायबिटीज़ होगा या नहीं होगा इस बात का? सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट, ओवरऑल डाइट। तो लाइफस्टाइल में ये है कि अब हालत ये हो गई है कि हम गाड़ी से उतरते हैं ऐन उस जगह जहाँ हमें जाना हो। अगर गाड़ी नहीं है, बस या रिक्शा है, तो भी कोशिश करते हैं कि चलती बस से कूद जाएं, मगर वहीं कूदें जहाँ उतरना है, 2 कदम चलना ना पड़े। तो ये ना चलना और ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला हो गया है।
دوسرا مسئلہ میٹھا کھانے کا نہیں ہے، میٹھا کھانے کا تو بہت بعد کی بات ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہم یعنی ایک جنک فوڈ بہت کھانے کے عادی ہو گئے نا، کہ اب بچوں کو بھی ہم جنک فوڈ کے عادی کر دیے ہیں کہ برگر کھاؤ، بریانی کھاؤ، یہ قورمے کھاؤ، اس قسم کی چیزیں ہماری بہت ہو گئی، یعنی کہ جنک فوڈ کے علاوہ بھی. تو یہ جو کھانے کا ہمارا سلسلہ ہے، یہ جو خراب سلسلہ ہو گیا جس میں بچے فروٹس یا ویجیٹیبلز سبزیاں پسند نہیں کرتے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جنک فوڈ میں ایک تو شوگر زیادہ ہوتی ہے، ایک نمکیات زیادہ ہوتے ہیں، کہ وہ ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ برسوں سے ہم اپنے آپ سے زیادتی کرتے آتے ہیں، اور آخر کار وہ موٹاپا ہوتا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ڈائٹ کا حساب بہت خراب ہے، تو آخر کار وہ ڈائبٹیز، دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، اس کے یعنی اس طریقے سے بیماریاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے بھی کہا ڈائبٹیز اب ایک بہت ہی عام مرض ہو گیا اور اس کا علاج بھی شاید اس طرح نہیں ہو پا رہا پاکستان میں جیسے ہونا چاہیے، تو کیا حکومت کی طرف سے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو کیا جانا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیے، حکومت سے زیادہ پہلا فرض تو ہمارے اپنے اوپر آتا ہے نا. ہم عوام میں سب سے پہلا فرض ہمارا اپنا آتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. دیکھیے، ڈائبٹیز کے مرض کا علاج ہے، اس کا کنٹرول ممکن ہے. ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو جائے، جنرلی بول رہی ہوں میں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، سوائے اس ڈائبٹیز کے جو سٹریس کی صورت میں داخل ہو، یعنی نمودار ہو. مثلاً کہ کسی کی سرجری ہو گئی اور سرجری کے سٹریس کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز ٹیمپریلی ہو گئی، یا پریگننسی ہو گئی اور پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوئی اور پریگننسی ختم ہوئی تو ڈائبٹیز ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ ہمیں ضروری ہے کہ اس طریقے سے ایکسرسائز کریں کہ ہماری توندیں جو ہیں وہ بڑھنے نہ پائیں. تو اگر خواتین میں کمر کا ناپ 31.5 انچز یعنی 31.5 انچ سے زیادہ ہے، اور مردوں میں اگر کمر کا ناپ آپ یہ سمجھیے کہ 35 انچ سے زیادہ ہے، 35 انچز سے زیادہ ہے، تو آپ رسک پہ ہیں موٹاپے کے، اور ڈائبٹیز کا رسک اس میں سر فہرست ہے.